नमस्कार, मेरा नाम शिशिर है और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की ओर से जो आत्मनिर्भर अभियान की बात की गई है, जो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात की गई है और उसके बाद जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से जो ऐलान किए गए हैं। क्या कुछ खास बातें हैं, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात की। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये 20 लाख करोड़ रुपए जो हैं, ये एक अम्ब्रेला है, एक छाता है और ये ऐसा नहीं है कि 20 लाख करोड़ रुपए सरकार अतिरिक्त जो है वो अर्थव्यवस्था में डाल रही है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि फरवरी से लेकर के अब तक अलग-अलग जो ऐलान किए गए हैं, चाहे वो वित्त मंत्रालय की ओर से पौने 2 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत हो या फिर रिज़र्व बैंक की ओर से अलग-अलग जो नकदी सहायता दी गई है, जो 7 लाख 8 लाख करोड़ रुपए के करीब बनती है, उन सबको अगर आप जोड़ देंगे, तो वो 10 लाख करोड़ रुपए बनता है। अब उसके बाद उसके ऊपर और क्या कुछ मदद दी जा सकती है, वो आपका तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए का और बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो वो 20 लाख करोड़ रुपए बनता है। दूसरा एक और तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो 10 लाख करोड़ रुपए हैं, ये सीधे-सीधे आपके अर्थव्यवस्था में सरकार अपने लोग अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट या आप इसको कह सकते हैं लीवरेज इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट या लीवरेज इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ₹5 कहीं पे डालते हैं, उस ₹5 के बदौलत क्या ₹50 की जो है वो आप संसाधन जुटा सकते हैं? या उस तरह की सहायता आप मुहैया करा सकते हैं? तो यहाँ पर यही है कि सरकार की ओर से एक एक निश्चित रकम होगी और जिसका इस्तेमाल करके एक बड़ी रकम जो है वो मुहैया कराई जा सकती है। तो ये आपका जो 10 लाख करोड़ रुपए का जो दूसरा हिस्सा है, जो मैंने शुरू में आपसे कहा, वो ये इस तरीके का है। अब आइए कि इसमें किन-किन चीज़ों पे खास ज़ोर दिया गया है। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि चाहे वो श्रम की बात हो, चाहे आपके ज़मीन की बात हो या फिर उद्यमिता की बात हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर और सबसे बड़ी बात थी कि जो कायदे-कानून हैं, वो कितना सरल, सहज और आसान बनाए जा सकते हैं। अब उसके बाद प्रधानमंत्री के ऐलान के कुछ ही घंटे के बाद, यूँ कह लीजिए 24 घंटे से भी कम समय में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो सामने आती हैं और वो ऐलान करती हैं। जो 16 प्रमुख ऐलान है, ये पहले चरण का 16 प्रमुख ऐलान है और इसमें मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है नकदी सहायता। वो लगभग 5,94,000 करोड़ रुपया या यूँ आप कह सकते हैं कि करीबन 6 लाख करोड़ रुपए की। सबसे पहला आप महत्वपूर्ण देखेंगे तो जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ है, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग हैं, उनके लिए 6 प्रमुख उपाय हैं। उसमें से पहला जो प्रमुख उपाय है, वो है 3 लाख करोड़ रुपए की मदद की बात है, 3 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट सपोर्ट की बात है। ये क्रेडिट सपोर्ट जो है, ये जो कर्ज़ है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह की गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है और इसमें किसी भी तरीके के आपको जिसको कहें ना कि कठिन शर्तों की जो बात है, वो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आसान शर्तों पर और इसमें ये भी कहा गया है कि जो ब्याज की दर होगी, उसको कैप किया जाएगा, यानी ब्याज की दर को नीचे रखा जाएगा। पहले जो साल हैं, उसमें आपको मूलधन नहीं चुकाना है और बाकी उसके बाद जो है वो 4 साल के भीतर-भीतर आपको पूरा पैसा चुकाना होगा। उस पर चूँकि ब्याज की दर कम होगी, तो कुछ लोग ये भी सवाल उठाने लगे कि आप क्यों नहीं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ को सीधे नकद मदद दे देते हैं। देखिए, नकद मदद देना खास तौर पे जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, वो कोई समाधान नहीं होता है। समाधान ये होता है कि आप उनकी मदद करें जिससे कि वो उत्पादन प्रक्रिया को चालू करें और उत्पादन प्रक्रिया को चालू करने के बाद वो अतिरिक्त नकद का जो है वो सृजन करें, तैयार करें और फिर वो अतिरिक्त नकद जब वो अर्थव्यवस्था में आएगी, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अर्थव्यवस्था का जो चक्र है, वो चलने लगेगा। हम सभी जानते हैं कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो हैं ये अर्थव्यवस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए लगभग 11 से साढ़े 11 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। साढ़े 6 लाख जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। कितने रजिस्टर्ड जो है वो नहीं है उनकी संख्या तो बताई ही नहीं जा सकती है। लेकिन साढ़े 6 लाख तो सरकार के रजिस्टर में हैं। इसका अगर आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे, निर्यात में कंट्रीब्यूशन देखेंगे, उनका योगदान देखेंगे, तो 30% और 45% बनता है। तो जब इतने बड़े क्षेत्र को अगर आप मदद मुहैया कराते हैं, तो उसका
फ़ायदा तो होगा ही होगा। तो पहली कड़ी जो थी वो ये थी कि 3 लाख करोड़ रुपए उनको किस तरीके से कर्ज़ मुहैया कराई जाए और इसके लिए जो है वो गारंटी फंड जो है वो सरकार उपलब्ध कराएगी और ये 100% गारंटीड है। यानी कि अगर इसमें किसी भी तरह के डिफ़ॉल्ट की बात होती है, तो वो पैसा जो है वो बैंक और वित्तीय संस्थाओं को सरकार मुहैया कराएगी। तो ये तो वो ये वो एमएसएमईज़ हैं जो कि सामान्य हैं, जिनका कर्ज खाता जो है वो अभी तक एनपीए नहीं बना है। जिनका कर्ज खाता एनपीए बन गया है, उनके लिए भी एक विशेष मदद की बात की गई है, उनके लिए भी एक फंड की बात की गई है और वो फंड जो है, जितने भी ऐसे एमएसएमई हैं जो कर्ज नहीं चुका पाए हैं, जो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या जो एनपीए बन चुके हैं, उनको उनके लिए भी फंड है और तीसरे कैटेगरी में एनबीएफसी वो आते हैं जिनमें संभावनाएँ आगे अपने कारोबार फैलाने की बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए खास तरह का जो कांसेप्ट है वो लाया गया है, इसको कहते हैं फंड ऑफ फंड। यानी कि कई तरह के फंड को मिला करके एक फंड है। अगर मैं सरकार की भाषा का इस्तेमाल करूँ, तो एक मदर फंड होगा और बाकी डॉटर फंड होंगे। और ये सारे फंड मिलकर के उन एमएसएमईज़ की मदद करेंगे, उनमें इक्विटी निवेश करने का रास्ता बनाएँगे, जिनमें कारोबारी संभावनाएँ काफ़ी हैं। ये तो एमएसएमई के 3 प्रमुख उपाय हैं। एक जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो है, वो है एमएसएमई का डेफिनिशन, एमएसएमई की परिभाषा। देखिए, जो एमएसएमई की परिभाषा थी, वो काफ़ी समय तक उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था और जो ये नया बदलाव किया गया है, अगर मैं सरकार की जो प्रेज़ेंटेशन है, उससे मैं कुछ आंकड़े आपको लेकर के बताऊँ, तो पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एमएसएमई की डेफिनिशन अलग होती थी, उसकी परिभाषा अलग होती थी। जो सेवा क्षेत्र के होते थे एमएसएमई, उनके लिए अलग होता था। अब ये सारे अंतर खत्म कर दिए गए। अब सीधे-सीधे ये है कि चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप सर्विसेज़ में हो, अगर आपका निवेश 1 करोड़ रुपए से कम है, अगर आपका कुल कारोबार यानी कि माइक्रो। अब दूसरी कैटेगरी है आपकी स्मॉल यानी कि लघु। इसकी परिभाषा ये दी गई है कि 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का निवेश है और आपका जो कारोबार है, आपका जो टर्नओवर है, वो 50 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, तो आप कहलाएँगे लघु। और तीसरी जो श्रेणी है, वो है आपका मझोले, जिसमें जो निवेश है वो होना चाहिए 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा लेकिन 20 करोड़ रुपए से कम और जो टर्नओवर यानी कि कारोबार है, वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए और 100 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। एक स्पष्ट ब्रॉड परिभाषा दे दी गई है। कोई अंतर नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में आप हैं या सर्विसेज़ में हैं और सभी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं। आप ये कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा? होता क्या है कि जब एमएसएमई को अपना कारोबार बढ़ाना पड़ता है, उनको अगर मान लीजिए नए ऑर्डर मिलते हैं, उनको ज़्यादा कर्ज़ लेना है, विदेशों में जाना है, तो क एक जो बाधा बनती है, वो होता है कि उनके पास उस तरीके के संसाधन नहीं हो पाते हैं, लिवरेज नहीं कर पाते हैं। अब जब आपका आधार बड़ा होगा, तो आपके लिए कारोबार फैलाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज जो ऐलान किए गए हैं, आज के दिन में उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस था वो एमएसएमई के ऊपर था। दूसरा जो ऐलान है पैकेज का जो 5.94 करोड़ रुपए लाख करोड़ के नकदी सहायता की बात है, उसमें ईपीएफओ एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बात है। ये 2 तरीके की बात है इसमें। एक तो वो है कि जो छोटे यूनिट हैं, छोटे औद्योगिक यूनिट हैं, जिसमें 100 लोग काम करते हैं और उसमें से 90% ऐसे हैं जिनकी मासिक तनख्वाह या मज़दूरी कह लीजिए वो 15,000 रुपए या उससे कम है। तो पहले ये कहा गया था कि मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने में आपका जो एम्प्लॉयी यानी कि कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन और जो नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये कॉस्ट टू कंपनी है, उसमें से 24 रुपए सरकार देगी। तो ये पहले 3 महीने के लिए था, मार्च, अप्रैल और मई। अब इसे 3 महीना और बढ़ा दिया गया है, जून, जुलाई और अगस्त। तो 3 महीने की और सहायता जो है इन छोटे इकाइयों को मिलेगी। क्या फ़ायदा होगा? लोगों के लिए जो इन इकाइयों में काम करते हैं, उनकी तनख्वाह ज़्यादा उनको मिलेगी, जिसको कैरी होम हम लोग कहते हैं और जो एम्प्लॉयर हैं, उनके पास अतिरिक्त नकद उपलब्ध होगी, जिसका इस्तेमाल वो अपने कारोबार को फैलाने में कर सकते हैं। तो एक प्रस्ताव ईपीएफओ का ये है। दूसरा जो प्रस्ताव है उसमें ये कहा गया कि जो इसके दायरे में नहीं आते हैं, यानी कि जिनके पास 100 से ज़्यादा संख्या है और जिसमें 15,000 रुपए से कम और 15,000 रुपए से ज़्यादा लोग काम करते हैं।
वहाँ पर जो 12% है, इसकी जगह पे 10% ही कटेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको मान लीजिए आपका कैरी होम ₹10,000 है, तो आपका 2% कैरी होम बढ़ जाएगा और नियोक्ता है, उसके लिए भी अतिरिक्त उसके पास साधन मिलेंगे। यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि जो केंद्र और राज्य सरकार के जो कंपनियाँ हैं, जिनको हम लोग सेंट्रल पीएसयूज़ और स्टेट पीएसयूज़ कहते हैं, वो इसके दायरे में नहीं आएँगी, तो एक बड़ी मदद है। तीसरा जो प्रस्ताव है, वो है जो बिजली कंपनियाँ हैं। आप किसी भी शहर में रहते हैं, आपने देखा होगा कि जो मीटर रीडिंग करने आते थे, वो आपके आजकल घर पे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि तालाबंदी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपके घर। तो ऐसे में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसकी कमाई कैसे होगी? अच्छा, उसके पास जब पैसा नहीं आएगा, तो वो आगे पैसा नहीं दे पाएँगे, जो बिजली प्रोड्यूस करती हैं, जो बिजली का उत्पादन करती हैं, तो ये पूरा का पूरा चक्र बिगड़ जाएगा। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक जो मदद की बात की गई है, वो ये है कि देश भर की जो बिजली वितरण कंपनियाँ, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में डिस्कॉम्स कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ कहते हैं, उनको 90,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी और ये पैसा कौन देगा? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन शहरी इलाकों में और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ग्रामीण इलाकों में। और इससे क्या होगा कि जो कुछ भी इनका बिल बाद में जो वसूलेंगे, उस वसूले गए रकम से जो कुछ भी इनको मदद दी जा रही है, उसकी भरपाई हो जाएगी। तो अब फ़ायदा क्या होगा? जब इनको 90,000 करोड़ रुपया मिलेगा, तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जाएगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन माफ़ कीजिएगा, जो बिजली बनाने वाली कंपनी है, उसको जाएगा। बिजली बनाने वाली कंपनियाँ अगर बिजली का उत्पादन चालू रखती हैं, तो वो बिजली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देंगी और वो आपके घर तक बिजली पहुँचेगा बिना किसी परेशानी के। तो ये एक जो पैकेज है इसका एक पहलू ये है। तीसरा जो पहलू है वो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, जो मान लीजिए कि जो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ रियायतें दी गई हैं क्योंकि आपको पता होगा कि रेरा लागू होने के बाद जितने भी प्रोजेक्ट पूरी करनी होती है प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पे थोड़ा समय बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से जो सरकारी जो कंपनियाँ हैं या सरकार के विभाग हैं, वहाँ पर जो ठेकेदार काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या गुड्स एंड जो सप्लाई करते हैं, उनको कमिटमेंट पूरा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपके पास मज़दूर नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन कहाँ से होगा, सप्लाई कैसे होगी? परेशानी सभी की है, तो उन परेशानियों का उपाय क्या है? एक जो प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं, उसके ऊपर बात की गई है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, देखिए 2 तरीके के जो आपके इनकम टैक्स असेसी हैं। एक जो होते हैं जो नियमित तनख्वाह पे काम करते हैं और एक होते हैं जो प्रोफ़ेशनल यानी कि आपको एक ख़ास तरह की सेवा देते हैं या कई संगठन ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग प्रोफ़ेशनल्स को हायर करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। उनके लिए जो टीडीएस का रेट होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसके रेट समझ लीजिए कि वो ₹100 का जिसको पेमेंट करना है। पहले क्या होता था, उसका 10% कट गया, तो उसको मिलता था ₹9,000। अब उसका 10% नहीं कटेगा बल्कि 7.5% कटेगा। तो साढ़े ₹700 उसको मिल जाएँगे। पहले जो आपको ₹9,000 मिलते थे 10,000 की उस सूरत में, 9,000 की जगह पे आपको माफ़ कीजिएगा, 9,000 में आपका और पैसा जुड़ जाएगा। तो आपका पहले 10% कटता था है, वो आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, खास तौर पे जो प्रोफ़ेशनल हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या जो प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी को हायर किया है, आपको कुछ काम कराने के लिए, उसको आप ₹10,000 का भुगतान करते हैं। तो पहले की व्यवस्था में आप उसका 10% काटते थे, अब उसको आपको 7.5% ही काटना है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिसको भुगतान किया जा रहा है, उसको ज़्यादा पैसा उसके हाथ में होंगे, ज़्यादा नकद आएगा और उम्मीद की जा रही है कि इससे लगभग 50,000 और एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो कंप्लायंस का है। आपको पता होगा कि जो लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, उनके लिए जुलाई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न उनको 31 जुलाई तक, खास तौर पे जो सैलरीड क्लास के लोग हैं, उनको 31 जुलाई तक करना पड़ता है।
उनके लिए भी एक खास ऐलान किया गया है कि आपके लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न है, और ये केवल कंपनियाँ ही नहीं, माफ़ कीजिएगा, सैलरीड पर्सन ही नहीं, कंपनीज़ की भी बात है। इन दोनों के लिए तारीख होती थी समय है। यानी कि यदि आप सैलरीड पर्सन हैं, वेतनभोगी हैं, 31 जुलाई 2020 तक वित्त वर्ष 2019-20 का आपको रिटर्न दाखिल करना था। अब आपको रिटर्न कब दाखिल करना है? 30 नवंबर 2020 तक। कंपनियों के लिए क्या होता था? 31 अक्टूबर 2020 होता था, या 30 सितंबर 2020 हो रहा था। अब उसकी जगह पे आपको 31 अक्टूबर और 30 नवंबर। तो जो नॉर्मल है, उनके लिए भी तारीख बढ़ गई, कंपनियों के लिए भी तारीख बढ़ गई। अब सबको इंतज़ार ये है कि जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, जो प्रवासी जो मज़दूर हैं, उनके लिए किस तरह से मदद की जाती है। क्योंकि आज के दिन में अगर सबसे बड़ी परेशानी से कोई जूझ रहा है, तो ये प्रवासी मज़दूर हैं। हम लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि पहली किस्त में ज़्यादातर ज़ोर जो होगा वो इस बात पे होगा कि एमएसएमई और प्रवासी मज़दूर दोनों को देखा जाएगा। लेकिन अभी आज प्रवासी मज़दूरों की बात नहीं की गई है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दूसरी खेप आएगी, दूसरा चरण जो होगा, उसमें प्रवासी मज़दूरों के लिए किस तरह से नकद मदद की जा सकती है। एक आलोचना ये भी की जा रही है कि आप लोगों के हाथ में कैश क्यों नहीं दे रहे हैं? या लोगों के हाथ में, खास तौर पे जो मिडिल क्लास है, जो सबसे ज़्यादा परेशान है, उसके पास नकद मदद आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी ईपीएफ और जो टीडीएस के ज़रिए जो मदद दी गई है, ये एक हिस्सा है। आगे चल कर के कुछ और ऐलान होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पे होगा कि क्या प्रवासी मज़दूरों को नगद सहायता सीधे-सीधे मुहैया कराई जा सकती है, जिस तरीके से हम प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को मुहैया कराते हैं। अगर ऐसा होता है, तो बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर जो कि देश के महानगरों से अपने-अपने गाँव, अपने-अपने कस्बों में लौट चुके हैं, उनको अलग-अलग राज्य सरकारें अपने स्तर पर जो कुछ भी मदद कर रही हैं, वो बिल्कुल ही अपर्याप्त है। अब उसमें केंद्र सरकार उम्मीद की जानी चाहिए कि उसपे इस बात पर ज़ोर होगा। धन्यवाद।